सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के नए पवन सीरीज को यहां पे मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व करा रहा हूं। और ये देखिए, पूरा बहुविकल्पी मैंने सॉल्व करा दिया था, लघुत्तरी सॉल्व करा दिया था और 8 क्लास में लघुत्तरी के ले चुका हूं। ये 9वीं क्लास है और यह लास्ट क्लास है। इसमें आपका पूरा जितना भी लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बातों को। इससे पहले की क्लासेस पवन सीरीज पूरा अगर सॉल्व करना चाहते हैं, एक एक प्रश्न आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत कम समय में मैं पढ़ लूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के सामने के लिंक को क्लिक करिएगा। वहां पे आपको चैप्टर वाइज मैंने पूरा आपका मैथ का सिलेबस भी पढ़ाया है, फिर राजन सीरीज भी पूरा पढ़ाया है, पवन सीरीज भी मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो अब देखिए, अब सोचिए कि कितना कंटेंट है आपके पास तैयारी करने के लिए। ठीक है, और एक मास्टर क्लास मैंने पढ़ाया है जिसमें आप पूरा जो है पूरा सिलेबस एक ही वीडियो से तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्च करिएगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मास्टर क्लास, आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देना है, आज ही शेयर कर देना है, तुरंत शेयर कर देना है, जिससे जो है सभी लोगों तक पता चल जाए कि हाँ, राजन पवन सीरीज पूरा सिलेबस, मास्टर क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ कराया गया है और सब कुछ आप एक जगह से पढ़ सकते हो। बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश से पढ़े हो, हिंदी से पढ़े हो, मतलब नहीं है, यहाँ पे लगभग आपको सबको समझ में आएगा, ऐसा मैं पढ़ाता हूं। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे इस क्लास में, बाकी बात हम लोग करते हैं जब हम लोग पूरा क्लास जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, स्टार्ट करेंगे हम, पहले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या 115 है। पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब यहां पे रिलेशन दिया गया है पिता और पुत्र के उम्र में। ठीक है, तो अभी वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पिता और पुत्र की, अब देखिए पहले ही लाइन में दिया है पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है, तो यहीं पे सीधे मान लीजिए माना पुत्र की आयु x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी है, तो 4x होगा। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी होगी? 4x। अब 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब देखिए 6 वर्ष बाद की अगर बात की जाए तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? पुत्र की उम्र आज x है, तो 6 वर्ष बाद x धन 6 हो जाएगा। और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र आज 4x है, तो 6 वर्ष बाद 4x धन 6 हो जाएगा। और बोल रहा है कि अब देखिए संबंध क्या दिया गया है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 अधिक हो जाएगी, यानी कि 4x + 6 ये पिता की उम्र और ये उम्र जो है ये पुत्र के उम्र, यानी कि x धन 6 के 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब 5/2 या 2.5 से गुणा कर दीजिए। 2.5 गुने से कितनी अधिक है? 2.5 गुने से 6 वर्ष, 2.5 गुने से 6 वर्ष, देखिए 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो इसी में 6 जोड़ दीजिए। पहले पुत्र की उम्र को 2.5 गुना किया, उसके बाद 6 जोड़ दिया, तो हमको मिल जाएगा पिता का आयु।
अब इसके बाद सॉल्व करिए तो 4x प्लस 6 बराबर, यहां गुणा कर लीजिए 5x बटे 2 धन, अब ये 2 से कट जाएगा आपका, तो 5 बटे 2 गुणे 6, 2 से 6 कटेगा 3 बार में और ये हो जाएगा 15 धन 6। अब 5x माइनस 2 को इधर ले आइए, 5x बटे 2 को इधर ले आइए तो 4x माइनस 5x बटे 2 और धन 6 को उधर ले जाएंगे तो 15 धन 6 और ऋण 6। इसके आगे सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हर समान कर लीजिए, पूरे के बटे 2 हो गया और 4x था 2 से गुणा हो जाएगा 8x माइनस 5x बराबर हो जाएगा 15 के, और 3x बटे 2 बराबर 15 आ जाएगा और 3x बराबर 15 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 इधर भाग में था इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 2 बटे 3, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में कट गया, x बराबर आ गया 10। यानी कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह 10 वर्ष है और पिता की जो वर्तमान आयु है वह 40 वर्ष है। ठीक, 4x है तो 40x हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने मान निकाल लिया पिता और पुत्र दोनों के आयु की। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप बस मानना आपको आना है और समीकरण आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद समीकरण तो आप हल कर ही लोगे, आसान होता है, बस चर को एक तरफ और सभी संख्याओं को एक तरफ। तो इस तरीके से आपने मान निकाल लिया 10 और 40 वर्ष। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 116 है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन दोनों संख्याओं को बताइए। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1। क्रमागत संख्या का मतलब ही यही होता है कि जैसे एक क्रमागत, जैसे क्रमागत का मतलब क्या, अभी हम लोग 116 प्रश्न संख्या कर रहे हैं, इसके बाद कौन सा करेंगे 117। तो 117 कैसे आया, 116 में एक जोड़ के, तो पहला अगर x मानते हैं तो दूसरा x में एक जोड़ करके मिलेगा, यानी कि एक x है तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी x धन 1। अब बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो x धन 1 यही हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का योग, जो कि बराबर बता रहा है कितना 21 के है। तो 2x धन 1 बराबर 21 और 2x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 1 यानी कि 20 और x बराबर कितना आ जाएगा 10। यानी कि पहली क्रमागत संख्या 10, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 11। ठीक है, तो उन संख्याओं को बताइए, तो 10 और 11 ये आप आसानी से यहाँ पे निकाल लोगे। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 117 है, एक भिन्न का मान जिसका हर 7 है, जिसका लिख दीजिए यहाँ पे, हो नहीं, एक भिन्न जिसका हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए भिन्न का हर हमको पता है, भिन्न में क्या होता है, भिन्न में आपका ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। ठीक, जैसे 4/5 लिखा है तो 4 अंश है और 5 आपका हर है, तो इसी तरीके से आपको हर दिया गया है भिन्न का, यानी कि आपको हर 7 दिया गया है। अब अंश आपको नहीं पता है तो अंश को मान लेते हैं x है, माना भिन्न का अंश जो है वह x है। अब बोल रहा है कि अगर उसके अंश और हर दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो x में 3 जोड़ दीजिए और 7 में 3 जोड़ दीजिए, तो बोल रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ने के बाद मान 4/5 हो जाता है। तो अब देखिए x धन 3 बटे 10 बराबर 4/5, 10 को उधर भेजिए तो x धन 3 बराबर हो जाएगा 4/5 गुणे 10, 5 से 10 को काट दीजिए, 2 बार में कट गया, और x धन 3 बराबर आपको 4 दूनी 8 मिल गया। ठीक,
अब x धन 3 बराबर 8 मिल गया, तो x बराबर 8 माइनस 3 और x बराबर कितना आ गया 5। x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि अंश आ गया 5। तो आपका ये भिन्न कितना हो गया 5/7। मान कितना आ गया 5/7, ये भिन्न का मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 118 है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल के उम्र के 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है। अब मान लेते हैं कि अब्दुल की जो वर्तमान उम्र है, माना अब्दुल की वर्तमान उम्र x है। ये हमने मान लिया अब्दुल की वर्तमान उम्र जो है वह x है। अब प्रश्न को पढ़िए। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, वर्तमान की ही बात की जा रही है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल के उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पिता के उम्र से रिलेशन दिया गया है, तो यहां पे मान लेते हैं ये वर्तमान उम्र जो अब्दुल की हो गई x और पिता की वर्तमान उम्र y है, ये मान लिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि अब्दुल के पिता से 25 वर्ष, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि अब्दुल के पिता की उम्र में से अगर अब्दुल की उम्र घटा दिया जाए तो कितना आएगा 25 वर्ष। ठीक, ये आपका पहला समीकरण हो गया। और दूसरा देखिए, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल के उम्र की 6 गुनी रही हो। अब 10 वर्ष पूर्व की अगर बात की जाए तो अब्दुल के पिता की उम्र कितनी होगी 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले। तो 10 वर्ष पूर्व की अगर बात की जाए तो अब्दुल की उम्र जो हो जाएगी आज x है तो x माइनस 10, और उसके पिता की उम्र जो हो जाएगी आज y है तो y माइनस 10। अब जो बोल रहा है वो लिखिए प्रश्न में। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, तो 10 वर्ष पिता की उम्र y माइनस 10 अब्दुल के उम्र के 6 गुनी रही हो, और अब्दुल का उम्र जो है 6 गुणे x माइनस 10, ये हो जाएगा। पिता की उम्र ये अब्दुल के उम्र की 6 गुनी है, तो ये बराबर बीच में चिन्ह आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर है। अब इसके बाद देखिए y माइनस 10 बराबर 6x माइनस 60। अब इसके बाद देखिए 6x को इधर ले आइए तो y माइनस 6x और माइनस 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 60 धन 10 हो जाएगा, यानी कि y माइनस 6x बराबर माइनस 50। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखिए लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है y माइनस x बराबर 25, और समीकरण 2 है y माइनस 6x माइनस 50। अब इसके बाद घटाइए, देखिए माइनस और ये प्लस, जितने नीचे वाले चिन्ह है ये धन y था ऋण y हो जाएगा, ये माइनस 6x था प्लस 6x हो जाएगा, ये माइनस 50 था प्लस 50। अब y में से y घट जाएगा, शून्य बचेगा, और ये x माइनस में है और धन 6x, तो धन 5x ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 25 और 50 75 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 75/5, यानी कि 1 और 5 15 बार में जो है ये कट जाएगा। x का मान आ गया 15, यानी कि अब्दुल की वर्तमान आयु जो आ गई 15 वर्ष आ गई। ठीक,
यही आपको निकालना था। ठीक है, अब्दुल की वर्तमान आयु। और अगर आपको ये समझना है कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं, तो आप देखिएगा कि अब्दुल इस समय 15 वर्ष का है, तो उसके पिता अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। यानी कि y का मान यहाँ पे लिख सकते हैं आप 40 वर्ष आ जाएगा। और अगर बात की जाए 10 वर्ष पूर्व की, तो 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु जो रही होगी वो 5 वर्ष रही होगी, और उसके पिता की उम्र जो है 30 वर्ष रही होगी, जो कि 6 गुनी होती है। 5 वर्ष और 30 वर्ष 6 गुना है, तो वही यहाँ पे दिया गया था। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपने सही उत्तर निकाला है। तो यहाँ पे उत्तर जो आपका हो गया वह कितना हो गया? 15 वर्ष जो हो जाएगा अब्दुल की उम्र हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 119 है, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान उम्र बताइए। अब मान लेते हैं यहाँ पे माँ की वर्तमान उम्र, माँ की वर्तमान उम्र x है और कामा पिता की y। अब माँ की उम्र जो है वह पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। ठीक है, किसी बच्चे के माता पिता हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो अब मान लेते हैं कि जो माता की उम्र x मान लिया और पिता की उम्र y मान लिया। अब बोल रहा है क्या कि माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, यानी कि y में से अगर x घटा दें तो कितना आना चाहिए? पिता की उम्र में से माता की उम्र घटा दें तो कितना आना चाहिए? 5 वर्ष। ठीक है, क्योंकि पिता की उम्र 5 वर्ष अधिक है, तो x माइनस y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब इसके बाद देखिए 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था। अब समझिए 10 वर्ष पूर्व जो माता की आयु होगी वह कितनी होगी? x माइनस 10 होगी, और जो पिता की आयु होगी वह y माइनस 10 होगी, क्योंकि वर्तमान में दोनों की x और y है, तो दोनों में से 10 घटा दीजिए तो 10 वर्ष पूर्व की आयु हो गई। अब अनुपात 5:6 है, तो ऊपर जो है भिन्न में ये माता की उम्र रखिएगा, क्योंकि ये अनुपात में 5 कम है 6 से। तो हमको पता है कि पहले से ही माता की उम्र जो है वो कम है, तो x माइनस 10 बटे y माइनस, अनुपात का मतलब होता है बटा, ये बराबर हो जाएगा इस अनुपात के 5/6 के। ठीक, ये समझ गए आप कि 10 वर्ष पूर्व जो माता की उम्र होगी x माइनस 10 होगी, पिता की उम्र y माइनस 10 होगी, और इनके आयु का जो अनुपात होगा वह कितना होगा? x माइनस 10 बटे y माइनस 10, जो कि दिया गया है 5:6, जिसे 5/6 लिख सकते हैं। तो वही बराबर हमने कर दिया। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा x माइनस 10 में हो जाएगा और 5 में गुणा हो जाएगा y माइनस 10। अब 6 का गुणा करिए 6x माइनस 60 और ये 5y माइनस 50। 5y इधर ले आइए और माइनस 60 उधर ले जाइए, तो प्लस 5y इधर आएगा, माइनस 5y हो जाएगा। ये माइनस 50 धन 60 हो जाएगा, माइनस 60 उधर जाएगा, तो ये हो गया 6x माइनस 5y बराबर 10 के। 6x माइनस 5y बराबर 10, ये आपको यहां से दूसरा समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। कैसे हल कर सकते हैं? यहां से हम चाहें तो y का मान यहां से कितना लिख सकते हैं? देखिए y माइनस एक्स बराबर 5 है, तो y की जगह हम लिख सकते हैं 5 धन x। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर y की जगह 5 धन x लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए 6x माइनस y की जगह ब्रैकेट में 5 धन x बराबर 10 के है। अब सॉल्व कर लीजिए, 6x माइनस 5×5=25, फिर माइनस 5 का गुणा होगा माइनस 5x बराबर 10। अब देखिए
6x में से 5x घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x, और -25 इधर भेज दीजिए तो 10 में 25 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि x का मान 35, यानी कि माता की जो वर्तमान आयु है वह आ गई 35 वर्ष। ठीक, माता की वर्तमान आयु आ गई 35 वर्ष, यानी कि पिता की होगी 40 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो माता की रही होगी 25 और पिता की रही होगी कितनी, आज 40 है तो 30, तो 25 और 30 का अनुपात आप लोगे 25/30 करोगे, 5 से ऊपर नीचे काटोगे तो 5/6 आएगा, वही जो दिया गया है। तो इस तरीके से आपने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमने उत्तर सही निकाला है। ठीक, तो ये हो गया आपका, बहुत ही आसानी से आपने सॉल्व किया। यहाँ पे उम्रों का अनुपात दिया गया था, माँ का जो उम्र है वो बताया गया था कि पिता के उम्र से 5 वर्ष कम है, तो वो हमने पहले लिख लिया। फिर 10 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात हमने दिखा दिया है, यहां से हमने दूसरा समीकरण बनाया। फिर उसके बाद विलोपन विधि, यहाँ पे विलोपन नहीं प्रतिस्थापन विधि हमने लगाया है, एक का मान उठा करके दूसरे समीकरण में रख दिया है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। पिछली बार हमने विलोपन विधि का इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पे आप चाहें तो उस विधि का भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए दूसरे समीकरण में। 5 से गुणा करेंगे तो ये 5y - 5x धन बराबर 25 हो जाएगा, और 5y जब जोड़ेंगे तो यहाँ -5y है, ये धन 5y, और यहाँ पे आपका -5x और 6x सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस समीकरण को। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 120 है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। अब समझिए कि माया जब बोल रहा कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष की बड़ी है, तो माया की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, माया की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, 5 वर्ष का बच्चा है और 20 वर्ष उससे अधिक बड़ी है, यानी कि 25 वर्ष। ये आ गया माया का आयु। अब बोल रहा है कि कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे के उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि माना x वर्ष बाद, माना x वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा। ठीक है, माना x वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा, तो उस समय माया की उम्र कितनी होगी, माया की उम्र x वर्ष बाद, माया की उम्र माया की उम्र कितनी हो जाएगी x वर्ष बाद, तो 25 धन x, और बच्चे की कितनी हो जाएगी, बच्चे की उम्र x वर्ष बाद हो जाएगी 5 धन x। ठीक, अब क्या बोला गया है कि x वर्ष पश्चात जो हमने मान लिया, ठीक, कि बच्चे की जो उम्र है, ठीक है, अब कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो अब 25 धन x जो है वह 3 गुना है किसका, 5 धन x के, क्योंकि हमने मान लिया कि x वर्ष बाद जो माया की उम्र है वो बच्चे की उम्र की 3 गुनी है, तो 25 धन x बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15 और धन 3x। अब x को इधर ले आइए, 15 इधर ले आइए, 25 - 15 बराबर 3x - x, और ये 25 में से 15 घटा 10 बचा, और ये 2x, 2x बराबर 10 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10/2, यानी कि x का मान कितना आ गया 5, यानी कि 5 वर्ष बाद जो है वो जो बच्चे के उम्र के 3 गुनी हो जाएगी माया की उम्र, यानी कि माया
देखिए 30 वर्ष की हो जाएंगी और बच्चा जो है 10 वर्ष का हो जाएगा 5 वर्ष के बाद। तो जाहिर सी बात है 30 कितना है, 10 का 3 गुना। तो इस तरीके से ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपके इसी में देखिए अलग अलग तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, ये उम्र से ही रिलेटेड। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 121 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं 4, 8, 11, 15, 16, 20, 28, 27, 26, 40, 32, 48। तो एक बार क्रम से लिख लीजिए तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो क्रम से लिख लेते हैं इन आंकड़ों को, एक बढ़ते हुए आरोही क्रम में लिख लीजिए। अब देखिए 4, 8, 11, 15, 16, 20, 26, 27, 28 और फिर 32, फिर 40 और 48। देखिए कितनी संख्याएं दी गई हैं, 4, 4, 8, 4, 12। ये 4, 4, 8, एक संख्या कोई छूट रही है क्या, 4, 8, 11, 15 और फिर उसके बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद हमारा आया है 26। तो ठीक है, हाँ यहाँ पे आपकी 12 संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पे हमने 12 संख्याएं जो हैं वो लिख लिया। अब क्रम से हमने लिख लिया। अब हमको क्या बोला है, 5 5 का वर्ग अंतराल लेकर के संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। अब देखिए 5 5 का वर्ग अंतराल हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे 0 से शुरू हुआ तो 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से। अब देखिए हमको 4 से, हमारी संख्या जो है 4 से शुरू हो रही है 48 तक जा रही है, यानी कि वर्ग अंतराल जो है हमारा रहेगा, वर्ग अंतराल वो 0 से शुरू होगा, 0 से 5 जाएगा, फिर 5 से 10 जाएगा, 10 से 15 जाएगा, 15 से 20 जाएगा, 20 से 25 जाएगा, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। ये हो गया, ये हमारे हो गए वर्ग अंतराल। और अब इसी वर्ग में कितनी संख्याएं आ रही हैं वही होगा बारंबारता। बारंबारता क्या बताता है कि इस बीच 0 से लेकर के और 5 से पहले यानी कि 4 तक कितनी, 5 को हम अगले में रखेंगे। 5 अगर आता है तो इस अगले वर्ग अंतराल में रखा जाता है। ठीक है, किसी एक में आप रख सकते हैं लेकिन हम लोग नेक्स्ट में ही रखते हैं। ठीक, ये अच्छी प्रैक्टिस है। अब इसके बाद देखते हैं 0 से 5। 0 से 5 यानी कि एक संख्या हमको मिली 4, तो यहाँ पे बारंबारता 1 हो गया। इसके बाद देखिए 5, 6, 7, 8, 9 में से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। एक बार एक ही संख्या आ रही है तो बारंबारता 1। इसके बाद देखिए 10, 11, 12, 13, 14 में से एक संख्या 11 आ रही है तो ये हो गया हमारा 1। इसके बाद देखिए 15 आ रहा है, 16 आ रहा है और 20 को इसमें लिखेंगे नहीं, तो दो संख्याएं मिलनी है, बारंबारता 2 हो गई। इसके बाद देखिए 20 से 25, तो 20 हमको मिल रहा है और उसके बाद 26 इसमें आ जाएगा। 26 के साथ साथ 27 और 28 भी आ रहा है, तो 26, 27, 28 तीन संख्याएं यहाँ पे आ रही हैं तो ये 3 हो जाएगा बारंबारता। उसके बाद देखिए 30, 31, 32 आ रहा है और एक ही संख्या आ रही है केवल 32। इसके बाद देखिए 35 से 40 के वर्ग अंतराल को देखिए तो 35 नहीं आ रहा, 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 भी नहीं और 40 अगले में लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं आ रही है, बारंबारता 0 हो जाएगा। और 40 से 45 के बीच देखेंगे 40 एक संख्या आ रही है, बारंबारता 1। और 45 से 50 के बीच में देखेंगे 48 एक संख्या आ रही है, बारंबारता 1। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो पहले बारंबारता आपको बनाना पड़ेगा, इसके बाद आप संचयी बारंबारता
बना लोगे आराम से। संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होता है? संचयी बारंबारता बताता है कि अगर इस वर्ग पे हैं हम तो अब तक कितनी संख्याएं, कितने आंकड़े आ चुके हैं। अब देखिए ये हमारा पहला ही वर्ग है 0 से लेकर के 5 तक और हमको एक संख्या मिली है। इससे पहले कोई संख्या, कोई वर्ग अंतराल है क्या? नहीं। तो इससे पहले तो कोई संख्या आई नहीं थी, अभी एक संख्या आ रही है। तो यहां कर सकते हैं 0-1 बराबर 1, क्योंकि शून्य क्या दिखा रहा है? पहले कोई संख्या आई नहीं थी और इस वर्ग अंतराल में एक संख्या आ रही है, तो संचयी बारंबारता कितना हो गया? 1। इसी तरीके से अब 5 से 10 वाले वर्ग पे देखिए कि एक संख्या पहले आ चुकी है, अब एक संख्या और आ रही है, तो यहाँ पे 1-1 बराबर 2 हो जाएगा। अब 10 से 15 पे चलेंगे तो दो संख्याएं पहले आ चुकी हैं, एक संख्या और आ रही है, तो 2-1 बराबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तीन संख्याएं पहले आ चुकी हैं, दो संख्या और आ रही है, तो 3-2 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 20 से 25 वाले वर्ग पे, तो 5 संख्याएं पहले आ चुकी हैं, एक संख्या और आ रही है, तो 5-1 बराबर 6 हो जाएगा। आपको ये 0-1-1 ये नहीं लिखना है, बस यही लिखना है कि अब तक एक संख्या आ गई, फिर एक संख्या और आई, 2 संख्या हो गई, फिर एक संख्या और आई, 3 संख्या हो गई, फिर 2 संख्या और आई तो 5 संख्या हो गई, फिर एक संख्या आई तो 6 संख्या हो गई। अब 6 के बाद देखिए 3 संख्याएं आ रही हैं, तो कितनी हो गई? 9 संख्याएं। और फिर यहाँ पे 10 संख्या हो जाएगी और यहाँ पे कोई संख्या बढ़ी नहीं, तो 10 हो जाएगा। और ये 11, एक संख्या और आई और एक संख्या और आई 12। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए, ये आपका हो गया संचयी बारंबारता सारणी। ठीक है, वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता का सारणी इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले बस ध्यान रखिएगा आंकड़ों को एक क्रम से लिख लीजिएगा ताकि ये बनाने में आसानी हो आपको। अब वर्ग अंतराल बारंबारता आपने लिख लिया तो संचयी बारंबारता बिल्कुल आसान है लिखना, लिख लोगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 122 है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर ये होता है आपका, 1 हेक्टेयर होता है, यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार आपको बताया 1 हेक्टेयर जो आपका होता है वह 100 गुणे 100 होता है, 100 गुणे 100 मीटर भुजा वाला वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह 1 हेक्टेयर होता है, यानी कि ये होता है 10,000 वर्ग मीटर। ये होता है 1 हेक्टेयर का मतलब। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल को हेक्टेयर में लिखेंगे नहीं, वर्ग मीटर में लिखेंगे, क्योंकि भुजा जो है मीटर में दी गई है, तो उसको 10,000 से गुणा कर दीजिए और गुणे एक भुजा लंबाई 250 रख लेते हैं और चौड़ाई देख लेते हैं कितना आएगा। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 250 इधर भेज दीजिए तो 0.75 में गुणा होगा तो 2 तो दशमलव हट जाएगा और 2 शून्य इस तरीके से ये लिख दीजिए और बटे 250, शून्य से शून्य काटिए और 25 तिया 75 और शून्य बचा है 30 मीटर ये आपका चौड़ाई आ जाएगा, यानी कि दूसरी भुजा जो आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी? 30 मीटर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 123 है। x गुणे y माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड को सत्यापित कीजिए, जहां x का मान है 2/3, y का मान है 5/2 और z का मान है -3/2। अब देखिए हमको यहां से पता ही है कि x का गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई और माइनस एक्स जेड हो जाएगा जैसा कि इधर दिया गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमको सत्यापित करना है ये x और y और z की वैल्यू रखते हुए, तो दोनों तरफ रख दीजिए। x की वैल्यू रखेंगे 2/3 तो 2/3 गुणे हो जाएगा y 5/2 और माइनस z
और z पहले से नेगेटिव में दिया गया है तो यहाँ पे -3/2, इसको मंझला ब्रैकेट बना दीजिए। अब इसके बाद देखिए x कितना है, x है 2/3, y है 5/2 और माइनस x का मान है 2/3 और गुणे माइनस z का मान है कितना, -3/2। अब यही आपको गुणा करके दोनों पक्षों को बस बराबर दिखा दीजिए, सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, बस हमको इधर उधर कहीं नहीं संख्याएं ले जाना है, हमको जहां है वैसे सॉल्व करते जाना है। तो देखिए 2/3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 5/2 और ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो -2 3/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2/3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10/6 और फिर माइनस का गुणा माइनस में प्लस 2 का गुणा 3 में, ये हो जाएगा 6 और फिर 3 का गुणा 2 में तो ये भी हो जाएगा 6। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2/3 का गुणा कर दीजिए, 2/3 का गुणा होगा, पहले इसको चाहे तो ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, पूरे के बटे 2 है तो 5 और 3 ये हो जाएगा 8/2 और ये देखिए पूरे के बटे 6 हो गया और ये हो जाएगा 16/6 और फिर गुणा करिए तो 2 का गुणा 8 में तो 16 और ये 3 का गुणा 2 में तो 6, 16/6 इधर भी आ गया, 16/6 इधर भी आ गया, LHS बराबर RHS हो गया। इस तरीके से ये आपका सत्यापित हो गया कि दोनों पक्ष जो हैं वह बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 124 है, एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। अब फार्म हाउस है मतलब कि घर और खेत जो होता है वो एक साथ आपका जो होता है, ठीक, तो खेत नहीं है बल्कि इन्होंने क्या लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं। एक जैसे पूरा खेत है आपका, इस तरीके से ये आपका पूरा खेत है और एक पंक्ति में इस तरीके से इन्होंने 2x + 2y पौधे लगा रखे हैं और इसी तरीके से ये जो पंक्तियां हैं ये भी x + 2y ही हैं, x + 2y एक पंक्ति में पौधे हैं और कुल पंक्तियां जो हैं ये भी x + 2y हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो आपको ज्ञात करना है, फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ लगे हैं और ये दूसरा आपको ज्ञात करना है, यदि x = 3 y = 2 हो तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या है। अब कुल कितने पेड़ हैं यहां से निकाल सकते हैं, कुल पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा एक पंक्ति में पेड़ गुणे पंक्तियां, कितनी पंक्तियां हैं पेड़ों की। ठीक, अब यहां से देखिए कि कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगा, एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, x + 2y और कुल कितनी पंक्तियां हैं, x + 2y, तो x + 2y इंटू x + 2y ये कितना हो जाएगा, x + 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए a² + b² का, तो a का स्क्वायर यानी कि x² + 2ab 2 × x × 2y + 2y का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, x² + 2 × 2 4xy + 4y²। ये आ गया कुल पेड़ों की संख्या आपकी का हो गया x² + 4xy + 4y²। अब दूसरा जो आपसे पूछ रहा है प्रश्न, यदि x का मान 3 और y का मान 2 है तो फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पे x बराबर, दूसरा जो आपका प्रश्न दिया गया है x = 3 रखिए और y = 2 रख दीजिए। यहाँ पे मान x का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर गुणे 4 गुणे 3 गुणे y का मान 2 है तो 2 रखिए और धन 4 गुणे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 धन 4 × 12 12 दूनी 24 और 4 गुणे 4 4 चौक 16।
तो ये हो जाएगा आपका 16 और 24, ये हो जाएगा 40 और 9 49, यानी कि टोटल 49 पेड़ जो हैं वो लगे हैं। एक पंक्ति में 7 पेड़ होंगे और 7 गुणे 60, ये आपका कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया फार्म हाउस में कुल पेड़ इतने हो गए, और मान निकालेंगे अगर x का मान 3 है और y का मान 2 है तो 49 पेड़ आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से इसको आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 125 है, बिंदुओं 0 4 0 कामा ऋण 4 और 6 कामा 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको हम किसी फॉर्मूले से करेंगे ही नहीं, इसको मैं आपको इतने आसानी से बता दूंगा। ये पॉइंट्स अगर आपको संख्या रेखा पे दिखाने आते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो संख्या रेखा पे दिखाना बहुत ही आसान है। ये देखिए आपका y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब इन अक्षों पे क्या होता है आप समझिए कि हर एक इस तरीके से, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। ये तो आप संख्या रेखा पे ही देखते हैं, लेकिन यहां एक चीज और होती है। इस रेखा पे देखिए, आप समझिए कि जितना आप x के दाहिने तरफ, ये देखिए ये जो बिंदु है ये होता है 0,0, यहां सब 0 होता है, और इस रेखा पे x बढ़ता है। ठीक है, अगर इधर दाहिने जाएंगे तो x बढ़ेगा, और इधर बाएं जाएंगे तो x नेगेटिव में बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो y बढ़ेगा, और नीचे आएंगे तो y नेगेटिव में बढ़ेगा। और ये जो कॉमा करके लिखा रहता है ये x और y लिखा रहता है। ठीक, यानी कि ये 0 जो है x का मान बता रहा है और 4 y का मान बता रहा है। तो अब देखिए यहां जो है अगर आप चलते हैं तो x का मान 1 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, और इसी तरीके से यहाँ y का मान 1 हो जाता है, y का मान 2 हो जाता है, y का मान 3 हो जाता है, y का मान 4 हो जाता है। ये आप समझ रहे हैं। ठीक, तो यहां जब x का मान 1 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे y का मान कितना है, कुछ ऊंचाई है क्या, नहीं है, तो y का मान 0 होगा। इस पूरी रेखा पे y का मान, x वाली रेखा पे y का मान 0 होता है, तो ये 1 कामा 0 हुआ, फिर 2 कामा 0 होगा, फिर 3 कामा 0 होगा, और इसी तरीके से यहां पे अगर देखा जाए तो ये x के लिए 0 है। ठीक, यहां इस पूरी रेखा पे x का मान 0 होता है, ऊपर गए तो 1 पे गए तो y का मान 1 हो गया, तो y का मान 1 और उससे पहले x का मान लिखा जाएगा, तो 0,1 होगा ये, और ये 0,2 होगा, ये 0,3 होगा, ये 0,4 होगा। इसी तरीके से अगर y पे नीचे आ जाएं तो ये 0,-1 होगा, 0,-2 होगा, 0,-3 होगा, और 0,-4 होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर यहां पीछे आए तो ये कितना होगा, -1,0, -2,0, -3,0 और -4,0। ये समझ गए आप संख्या रेखा पे कैसे संख्याएं लिखी जाती हैं। और अगर एक x पे चले और एक ऊंचाई पे चले तो ये बिंदु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। ये बिंदु 2 इधर चले 2 ऊपर चले 2,2 हो जाएगा, और इसी तरीके से 2 इधर चले 3 ऊपर चल दिए तो ये 2,3 बिंदु हो जाएगा। तो ये आप समझ गए संख्या रेखा पे ये पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं। अब ये जो बिंदु दिए गए हैं इनको हम संख्या रेखा पे दर्शा लेते हैं। 0,4 कहाँ है, ये है आपका 0,4, जहां पे x 0 है और y जो है 4 है, और इसी तरीके से 0,-4 यानी कि 0 x 0 है और -4 यहाँ नीचे ये वाला बिंदु 0,-4, और 6,0 कहाँ है, ये देखिए हमने 1,0, 2,0, 3,0, ये 4,0, इसी तरीके से ये 5,0, ये 6,0 हो जाएगा। ठीक, ये बिंदु हो गया आपका 6,0। अब इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब बहुत ही आसान हो गया।
ये देखिए 0,4 से आप मिला दीजिए 6,0 को, और 6,0 से फिर 0,-4 को मिला दीजिए, और ये दोनों आपस में पॉइंट मिला दीजिए 0,4 और 0,-4। तो ये आपका पूरा त्रिभुज यहाँ पे बन गया, आप देख रहे हैं। ठीक, ये त्रिभुज आपको दिखने लगा इस तरीके से। ठीक है, ये त्रिभुज आपको दिखने लगा। अब त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखिए 1/2 इस त्रिभुज में, देखिए ये साफ साफ पता चल रहा है ऊंचाई है त्रिभुज की। ठीक है, क्योंकि ये 6,0 से लेकर के इसके आधार 0,0 पे मिल रहा है, और ये पूरा आपका ये आधार है 0,4 से लेकर के 0,-4। तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 है और ये 4 है। ठीक, तो त्रिभुज का आधार कितना है? त्रिभुज का आधार है 8, और ऊंचाई कितना है? 0 से लेकर के 6 तक जाने में कितना चलना पड़ा? 6। तो ये ऊंचाई आपकी 6 है। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, ये 4 और ये 4 मिलके हमारा क्या हो बन जा रहा है? आधार। तो 8 हमारी आधार की लंबाई हो गई, और 6,0 6 क्या है? ये आपकी ऊंचाई है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका आधार और ऊंचाई हो गया। अब 2 से 8 को काटिए, 4 बार में कट गया, और 6 चौक 24, 24, और यहाँ पे कुछ नहीं तो आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल आपने निकाल के दिया है। तो 24 वर्ग इकाई ये आपका उत्तर हो गया। और यहाँ पे आपने बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ पे इसको निकाल लिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए प्रश्न का 126 है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है। देखिए त्रिभुज एबीसी है और अंदर वाला त्रिभुज पीक्यूआर है। अब बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। समरूप होने का क्या मतलब होता है? इनकी जो संलग्न भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होगा वो बाकी संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि जो अनुपात QR का BC से होगा वही अनुपात PR का AC से होगा, और वही अनुपात PQ का AB से होगा। ठीक, अब PQR की शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपको देखिए ABC त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई हैं, और PQR में QR भुजा आपको दी गई है। तो यहां से आप लिख सकते हैं चाहे तो कि जो अनुपात AB का होगा PQ से, वही अनुपात होगा BC का QR से, और वही अनुपात होगा CA का RP से। ठीक, तो अब AB कितना है आपका? AB 2 है, और PQ का मान जो है वो हमको निकालना है। ठीक, और इसके बाद देखिए BC कितना है? BC है 3, और QR कितना है? 1.5। अब पहले दो को ही हम लेकर के चलते हैं, आपस में सब बराबर हैं तो कोई दो उठा लीजिए। अब देखिए 2/PQ बराबर है 3/1.5। 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और 2/PQ बराबर हो जाएगा 2, और PQ को उधर भेज दीजिए तो 2 गुणे PQ बराबर 2 हो जाएगा, और PQ बराबर 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। ये जो भुजा हो गई वह कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर लंबी। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब हमको पता चल गया BC/QR का जो मान है वह कितना है? 2 है। तो यहां से हम CA/RP बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी अनुपात कितना होगा? 2/1 ही होगा। ठीक, क्योंकि BC का मान 3 है और QR का मान 1.5 है, तो 2/1 ही आएगा। और CA का मान यहाँ पे हमको पता है, CA का मान 2.8 है, तो RP का मान हम निकाल सकते हैं। तिर्यक गुणा कर लीजिए, 2 गुणे
आरपी बराबर 2.8 सेंटीमीटर और आरपी बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका उत्तर। आरपी का जो मान आ गया यानी कि ये जो भुजा हो गई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो संबंध है वो त्रिभुज ABC की हर एक भुजा, हर एक संलग्न भुजा त्रिभुज PQR के हर एक संलग्न भुजा के दो गुनी है। जैसे यहाँ ये 1.5 है, ये तो 3 है, ये 1.4 है तो ये 2.8 है, ये 1 है तो 2 है। ठीक, तो अनुपात इसी तरीके से बराबर है, हर एक भुजा उसके संलग्न भुजा की दो गुनी। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए इस प्रश्न को। और बाकी यहाँ पे एक भुजा दी गई थी तो बाकी दोनों भुजाएं हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 127 है। एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक घन की कोर दी गई है। घन की कोर यानी कि घन की भुजा आपको दी गई है। घन का कोर मतलब घन का आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। ठीक, तो इसकी भुजा दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। अब घन का आयतन कितना होता है आपको पता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब यानी कि 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 का क्यूब अगर नहीं याद है तो 12 का स्क्वायर 144, 12 वर्गीय 144 गुणे 12 और 12 चौक 48 के 8 हासिल लगा 4 और 12 चौक 48 और 4 52, फिर हासिल लगा 5, फिर 12 एकन्नम 12, 12 और 5 17, 1728 ये होता है आपका 12 का क्यूब और ये हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आयतन। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई। अब देखिए वर्ग में जो विकर्ण होता है, जब वर्ग की भुजा a होती है तो उसका विकर्ण a√2 होता है। ठीक, इसी तरीके से अब घन है तो आप समझिए, जो भी आप जिस भी कमरे में हैं आप समझिए कि छत का एक कोना और फर्श का दूसरा कोना। ठीक, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन से ही समझिए, मोबाइल के स्क्रीन का कोना, दोनों कोना अगर नापेंगे तो ये क्या होता है? ये विकर्ण होता है। और किसी कमरे में अगर छत से और फर्श का दूसरा कोना देखेंगे तो ये समझ लीजिए घन का विकर्ण है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं एक सरफेस पे विकर्ण और एक आपका स्पेस में विकर्ण। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों, जो स्पेस वाला विकर्ण है वो ज्यादा लंबा होगा तो इसीलिए वो a√2 होता है और ये निकल के आता है a√3। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। मैं रिलेशन आपको बताता हूं जिससे चीजें आसानी से आपको याद हो जाए। तो विकर्ण हो गया आपका 12√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका विकर्ण इस घन का। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा घन का? संपूर्ण पृष्ठ घन का होगा, घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं और हर एक फलक एक वर्ग की तरह है। सोचिए, आपका कमरा मान लेते हैं घन के आकार का है, उसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है। तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 गुणे 10। एक दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है, तो 10 गुणे 10। और इसी तरीके से फर्श के सामने छत है, छत का भी 10 गुणे 10 आएगा। तो इसी तरीके से संपूर्ण पृष्ठ जो होता है घन का वह होता है 6a²। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 12 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 144। अब गुणा कर दीजिए 6 का, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 और फिर हासिल लगा 2 और 6 का नम 6 और 2 8, 864 वर्ग सेमी, 864 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये 864 वर्ग सेंटीमीटर आएगा आपका। ये क्षेत्रफल निकल के आता है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये विकर्ण लंबाई होती है तो सेंटीमीटर होगा। ये आयतन आपका क्या होता है, वॉल्यूम आयतन होता है, तो ये घन सेंटीमीटर में आएगा। तो इस तरीके से इकाइयों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। आपके सीरीज में बहुत सारी गलतियां दी रहती हैं, तो आप खुद में क्लियर रहिएगा, जहां डाउट आएगा पूछिएगा। अब यहाँ पे आपके पूरा जो पवन सीरीज है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आपने पूरा पवन सीरीज प्रैक्टिस किया, और जिसने नहीं किया पूरा कंप्लीट वह कभी भी कर सकता है। सभी क्लासेस आपके लिए हरदम अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पूरा क्लास जो है देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हो गए यहाँ पे, क्योंकि आपने पूरा पवन सीरीज कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कोई अगर डाउट है तो आप पूछिए। अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो इसके लिए आपके लिए हमने ऐप बनाया है। यहाँ पे ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। इस ऐप के द्वारा आप जो है सेकंड सेमेस्टर की पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपके पूरे डीएलएड के चारों सेमेस्टर के कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें 499 रुपए में मात्र आप पूरा आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पूरा वीडियो फॉर्मेट में, पूरा टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में और पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। आपके जितने क्लास के नोट्स हैं वो, आपके राजन पवन सीरीज का जो पीडीएफ है वो, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जिससे आप बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए। अब उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे नंबर, आपके पूरे 25 में 25 नंबर आप स्कोर करोगे अपने मैथ में, और आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो जहां कहीं भी कोई भी समस्या हो, आप यहाँ नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लगातार इसी तरीके से आप बने रहिए चैनल से। चैनल पे विजिट करिए, यहाँ से भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो चाहे जैसे, बस आपका ऐप के माध्यम से क्या होता है कि आपको सभी मटेरियल्स मिल जाते हैं, और क्लासेस बिना डिस्टरबेंस के आप देख पाते हैं, और एक फोकस्ड पढ़ाई होती है कम समय में बेहतर ढंग से, और आपको खुद अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलता है, आप खुद से टेस्ट दे पाते हो। तो ये सारी सुविधाएं अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।